जय भोले की गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। तो बेटा इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना डीबीएमएस यूनिट। एक तरीके से ये पूरी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन है। और इन जिन लोगों ने अभी तक डीबीएमएस नहीं पढ़ा तो उनके लिए पूरा वन शॉट भी है, वो इसको पढ़ के आराम से समझ जाएंगे पूरी डीबीएमएस यूनिट को। देखो पहले इस डीबीएमएस नाम से समझना शुरू करते हैं। डीबीएमएस का क्या मतलब होता है यार? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही होता है मतलब। पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। अब इसके एक एक शब्द को समझेंगे आराम से। डाटा, डाटा क्या होता है बेटा? डाटा मैंने तुम्हें कुछ बता दिया, ऐसे लिख दिया तुम्हारे सामने, दीप्ति कॉमा 80 90 88 स्कोर मार्क्स। ये मैंने कुछ बातें तुम्हारे सामने लिख दी। ये बेटा क्या है? तुम्हारे लिए डाटा है। असल में है क्या? ये है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और बेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होती हैं, रॉ कच्चा माल, कच्चा फैक्ट और कच्चे फिगर को ही हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। अब तुमने एक और टर्म सुना होगा शायद, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो सर ये इंफॉर्मेशन और डाटा में फ़र्क क्या है? देखो, अगर मैं इस पूरे जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हैं इसको कुछ ऑर्गेनाइज करके प्रोसेस करके कुछ ऐसे लिख दूं कि दीप्ति स्कोर्ड 80 90 88 मार्क्स। अब शायद तुम्हें इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। ऊपर मतलब नहीं क्लियर हो रहा था, सिर्फ बातें लिखी थी, ठीक है ये शब्द है, दीप्ति है 80 90 88, स्कोर लिखा है, मार्क्स लिखा है। लेकिन अब जब मैंने नीचे इसे एकदम ऑर्गेनाइज कर दिया, एक स्ट्रक्चर में डाल दिया, तो तुम्हें इसे क्लियर हो गई बेटा, ये एक जानकारी तुम्हें मिल गई है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हमारा इन्फॉर्मेशन होता है प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है? तुम्हें समझ आ गया डाटा इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, ये मैं क्या दे रहा हूँ? तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर मैं अपने शब्दों को उल्टे-सीधे करके बता दूँ, लिख दूँ कहीं पे, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? डाटा है। अब तुम्हें उसे एनालाइज़ करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। तुमने सुना होगा कि यार डाटा एनालिस्ट की जॉब में बहुत पैसा है। तो डाटा एनालिस्ट करते क्या है? डाटा एनालिस्ट के पास बेटा ऐसे ही बहुत सारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए होते हैं, जिनको एनालाइज़ कर कर, जिनको प्रोसेस कर कर बेटा उन्हें एक इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है, उनमें से एक इंसाइट, यूजफुल इंसाइट निकालना होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा तुम्हें डाटा और इन्फॉर्मेशन शब्द क्लियर होंगे। अब देखो, अभी तक हम डाटाबेस पे जाने से पहले क्या करते थे? अभी तक हम बेटा डाटा को किस में स्टोर करते थे? फाइल में स्टोर करते थे। अच्छा ये बात तो समझ आ रही है ना कि डाटाबेस एक डाटा को स्टोर करने की ही चीज़ है। ठीक है? तो डाटाबेस से पहले हम क्या करते थे? अब जो हमने पढ़ा है, फाइल में डाटा को स्टोर करते थे। कोई भी टेक्स्ट फाइल बना ली, वर्ड फाइल बना ली, कुछ भी बना लिया, उसमें डाटा स्टोर करते थे। अब सर ऐसा क्या हुआ कि हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ गई? या डाटाबेस आया तो आया क्यों? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्या किस वजह से आया डाटाबेस? तो बेटा उन वजहों को समझने के लिए हमें पहले कुछ फाइल सिस्टम की कमियों पर नज़र डालना पड़ेगा, कमियों पर नज़र डालनी पड़ेगी, फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस पर नज़र डालनी पड़ेगी कहा जाए तो। देखो, मैं फाइल क्या है बेटा? फाइल कोई भी फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल, पावर पॉइंट फाइल, एक्सेल फाइल, नोटपैड फाइल, कुछ भी है। तो अभी मैं सिंपल सी एक फाइल लेके चलता हूँ, नोटपैड फाइल। ठीक है? नोटपैड फाइल बेटा, मैंने कहा तुमसे कि एक नोटपैड फाइल बनाओ और उसमें क्या करो, अपनी एक फाइल बनाकर उसमें 5 अपने स्कूल के दोस्तों के नाम लिख दो और 5 अपने कॉलेज के दोस्तों के नाम लिख दो। तुमने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। अब जब तुमने ये कर दिया, फिर एक तुम, अच्छा इसमें क्या है, नाम के अलावा और भी कुछ लिखा हुआ है, नाम के अलावा उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस, पिताजी का नाम वगैरह वगैरह सब कुछ है। अब फिर तुम्हारे पास एक तुम्हारा स्कूल का दोस्त आता है और वो तुमसे कहता है कि यार देख, जो तेरे पास फाइल है ना जिसमें तूने हम सबके नाम नंबर इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी है, वो फाइल तू मुझे भेज दे। स्कूल का दोस्त आया कई दिन बाद। अब तुमने कहा ठीक है भेज दूंगा फाइल। लेकिन अब तुम्हारे पास तो एक ही फाइल है जिसमें कॉलेज वालों को भी डाटा है, स्कूल वालों का भी डेटा है। तो फिर अब तुम कॉलेज वालों का उससे छुपाना चाहोगे, जनरल एक बात मान के चल रहे हैं। अब फिर तुम इसके लिए क्या करोगे? दिमाग लगाकर एक नई फाइल बना दोगे, जिसमें तुम सिर्फ 5 स्कूल के दोस्तों की डिटेल भर दो और वो उसे भेज दोगे। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कोई कॉलेज वाला आता है, तो तुम उसके लिए भी एक अलग से फाइल बनाकर सिर्फ कॉलेज वालों के दोस्तों के नाम और इन्फॉर्मेशन लिख के उसे भी भेज दोगे। तो ये क्या करा बेटा तुमने? ये तुमने बेवकूफ़ी करी। तुमने क्या करा? सेम डेटा को मल्टीपल जगह पर स्टोर करा। इस सेम डेटा को मल्टीपल जगह पर स्टोर करना कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। इससे क्या हो रहा है? इससे तुम्हारी सिर्फ मेमोरी वेस्ट हो रही है यार। डाटा तुम्हारा यही है, वो सिर्फ फ्री फंड में अलग अलग जगह पे स्टोर किए जा रहे हो। हाँ, कंप्यूटर की मेमोरी को तुमने समझ क्या रखा है? तो ये एक, मैंने देखो यहाँ पर डाटा मेमोरी लिख दिया बातों ही बातों में, जबकि क्या लिखना है? डाटा रिडंडेंसी। तो ये इशू कहलाता है हमारा डाटा रिडंडेंसी। जब भी हम किसी नॉर्मल फाइल में डाटा को सेव करते हैं तो हमें इस इशू को फेस करना पड़ता है। एक और इशू है क्या?
मान के चलो जिस दोस्त ने तुमसे वो डिटेल वाली फाइल ली थी, उसने उसमें क्या करा, अपना एड्रेस जो था वो मॉडिफाई करके रख दिया, अपने एड्रेस को मॉडिफाई कर दिया, बाकी सब सेम रहने दिया। फिर तुम्हें उसने ये फाइल दे दी और तुमने इस फाइल को देख लिया, लेकिन तुमने कुछ करा नहीं, तुमने जो ये तुम्हारी मेन फाइल है जिसमें नाम थे स्कूल और कॉलेज दोनों के, उसको तुमने ऐसे ही रहने दिया। जबकि तुम्हें करना क्या चाहिए था, तुम उसने एड्रेस तुम्हें बदल के दिया तो तुम्हें यहाँ पर एड्रेस अपडेट करना चाहिए था। अब क्या हुआ, उस एक लड़के के दोनों फाइलों में अलग अलग एड्रेस हो गए, जबकि रह तो वो एक ही जगह पर आए। तो अच्छा, ऐसे ही तुम्हारे वो स्कूल वाले कॉलेज वाले दोस्त ने किया, उसने भी तुमको अपना नंबर बदल के दे दिया और तुमने बस देख लिया, तुमने अपनी फाइल में अपडेट नहीं करा। तो इसके भी दो दो नंबर हो गए, जबकि पुराना नंबर तो उसने बंद कर दिया। तो अब क्या हो रहा है बेटा, तुम्हारा मतलब जो डाटा सेम होना चाहिए वो डिफरेंट है, डिफरेंट डाटा स्टोर्ड है तुम्हारा हर अलग अलग जगह पर। इस इश्यू को हम कहते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो ये भी तुम्हारे सामने बेटा एक दिक्कत होती है फाइल सिस्टम की, कि जब तुम देख फाइल में डाटा स्टोर कर रहे हो तो तुम्हारे सामने ये भी एक दिक्कत है कि यार डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, डाटा रिडंडेंसी हो जाती है। एक और दिक्कत है, एक और दिक्कत कौन सी है, यार तुम किसी को मतलब देखो, अब ये दोनों का इलाज क्या है, इन दोनों ही इश्यूज का इलाज क्या है, तुम कुछ ऐसा बनाओ कि स्कूल वाला दोस्त सिर्फ स्कूल वाली बातें देख सके और कॉलेज वाला दोस्त सिर्फ कॉलेज वाली बातें देख सके, यानी कि कंट्रोल डाटा एक्सेस हो सके मेरा, स्पेसिफिक डाटा एक्सेस। तो वो बेटा तुम्हें फाइल सिस्टम में नहीं मिलता है, ये भी एक इसका इशू है। एक होता है बेटा मेरी कंट्रोल डाटा शेयरिंग, ये भी एक इशू होता है फाइल सिस्टम का। कंट्रोल डाटा शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक अटेंडेंस शीट आई, ठीक है, टीचर ने तुम्हारी अटेंडेंस ली होगी, अब तुमने बोला प्रेजेंट, मगर उसमें तुम मार्क हो गए एब्सेंट। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ उस अटेंडेंस शीट को पढ़ सकते हो, तुम बस टीचर से वही कह सकते हो कि सर आप सर या मैम आपने मुझे ऐसा कर दिया है। तुम्हारे पास उसमें पेन से काट के इसको प्रेजेंट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा समझो, टीचर के पास गई ये शीट, वो क्या कर सकता है भाई, बड़े बड़े जो कॉलेज या स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, टीचर भी नहीं कर सकता है। टीचर भी अब क्या करेगा, टीचर भी नहीं बदल सकता है, वो इसको देखेगा, लेकिन हाँ उसके पास तुमसे एक अधिकार ज्यादा है, वो एक रिक्वेस्ट पास कर देगा किस पे, प्रिंसिपल या एचओडी के पास, सर या मैम ये मेरे से गलती से हो गया है, आप इसको मॉडिफाई कर दो। अब प्रिंसिपल या एचओडी के पास वो अधिकार है, वो इसमें बेटा तुम्हारे एक एब्सेंट को काट के प्रेजेंट कर दे। तो ये क्या हुआ, तीनों के पास सेम फाइल घूमी, एक ही फाइल घूमी, अलग अलग कॉपियां नहीं बनानी पड़ी, और तीनों ने अपना काम कर लिया और बच्चे की अटेंडेंस भी मॉडिफाई हो गई। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल डाटा शेयरिंग। तो ये भी बेटा तुम्हें फाइल सिस्टम में नहीं मिलता है, जो कि एक इशू सामने आ जाता है। वरना अभी तुम सिंपल फाइल से क्या करते, तुम बच्चे को अलग फाइल देते, तुम टीचर को अलग फाइल देते और प्रिंसिपल के पास एक अलग ही फाइल जाती, तो वो डेटा रिडंडेंसी होती। अब मान के चलो प्रिंसिपल ने कर दी होती मॉडिफाई, लेकिन टीचर करना भूल जाता, फिर डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाती। तो ये कुछ तीन चार इशू जो हैं वो रहते हैं। एक सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू है, सिंपल फाइल में डाटा स्टोर करने पर सिक्योरिटी हमारे पास कम होती है एज कम्पेयर टू डाटाबेस, वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इश्यूज हैं बेटा कुछ फाइल सिस्टम के, इन्हीं को बेटा ओवरकम करा है किसने, डाटाबेस फाइल ने। इन्हीं को ओवरकम करा है किसने, डाटाबेस फाइल ने। सर ये आप क्या कह रहे हो, डाटाबेस फाइल, अरे रुको, डाटाबेस होता क्या है अब मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। डाटाबेस बेटा ध्यान से सुनना मेरे इन शब्दों को, डाटा बेस एक प्रकार की फाइल है, डाटाबेस एक प्रकार की फाइल है जिसमें डेटा को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके, अपडेट किया जा सके, डिलीट किया जा सके। दोबारा बोलूंगा, डाटाबेस एक प्रकार की फाइल है जिसमें डाटा को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि उसमें डाटा को आसानी से एक्सेस किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके, अपडेट किया जा सके, डिलीट किया जा सके। और ये काम सिर्फ तुम ही नहीं कर सको, ये काम कंप्यूटर भी कर सके, समझ कर तुम्हारे डेटा को, उस फाइल के डेटा को समझ के। तो जो फाइल होती है ना ऐसी बढ़िया तरीके की स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा को स्टोर करने वाली, वो होती है डाटाबेस। तुमने अभी तक इससे पहले डाटाबेस की डेफिनेशन पढ़ रखी होगी कि डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। वो ठीक है, वो बच्चों वाली डेफिनेशन है, लेकिन अब तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, थोड़ी बारीकियों में जाना पड़ेगा। तो डाटाबेस कुछ नहीं है यार, एक प्रकार की फाइल ही है
जिसमें डाटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया जा सकता है कि उसे एक्सेस, मॉडिफाई, अपडेट, डिलीट करना आसान हो जाता है। ठीक है। अब सर ये बताओ, अच्छा क्या होता है ना, कई बार ये बात बताई नहीं जाती कि डाटाबेस भी एक फाइल होती है, जबकि बेटा डाटाबेस अंत में तो एक फाइल ही है। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो डाटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं, उस पर जानने से पहले तुम्हें थोड़ा और बारीकी में समझना पड़ेगा सिंपल फाइल और नॉर्म डाटाबेस फाइल में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मल फाइल और डाटाबेस फाइल में फ़र्क क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? मैं ही बताऊंगा यहाँ पर अभी, क्योंकि लाइव तो है नहीं ये। देखो, सिंपल फाइल समझो तुम्हारी ये सादा अलमारी, चाहे तुम्हारी वर्ड की फाइल हो, नोटपैड की फाइल हो, तो वो तुम्हारी सिंपल फाइल कहलाएगी। वो एक सादा अलमारी है। इसमें मान के चलो बेटा, तुमने क्या करा, तुम्हारी अलमारी थी, तुमने इसमें कपड़े भर दिए, डाटा भर दिया। अब तुमने कहीं पर शर्ट, कहीं पे पैंट, कहीं पे बेल्ट, कहीं पे जीन्स, कहीं पे चड्डी, कहीं पे कुछ बनियान वनियान सब इसी में डाल दिया। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, तुमने मम्मी को भेजा, मम्मी जी आइए, जरा मेरी अलमारी से मेरी रेड वाली शर्ट तो लेके आना। मम्मी जी जाएंगी अलमारी में शर्ट लेने। कंप्यूटर गया, तुमने कंप्यूटर से कहा डेटा लेके आओ, कंप्यूटर गया फाइल में। अब भैया मम्मी जी को तो रेड वाली शर्ट मिली नहीं इस पूरे भंडार में। अब वो आएंगी और फिर तुम्हारी कुटाई करेंगी कि तुमने कैसे अपनी अलमारी में यार कपड़े ठूस रखे हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर के साथ होगा। कंप्यूटर जाएगा और उसे तुम्हारा मांगा हुआ डेटा तो मिलेगा नहीं, तो वो लौट आएगा, कहेगा साहब मुझे नहीं मिला, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर वे में डाटा स्टोर नहीं है। ये सब दिक्कतें आई क्यों? स्ट्रक्चर ना होने के कारण, ऑर्गेनाइज ना होने के कारण, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है। वहीं पर डाटाबेस फाइल कैसी फाइल होती है? डाटाबेस फाइल बेटा ऐसी फाइल है, मान के चलो वही अलमारी है ये, लेकिन इसमें खंड बने हुए हैं। क्या बने? खंड बने हैं। तुमने एक खंड में बढ़िया तरीके से अपनी अलमारी में शर्टें जमाई हैं, एक में जीन्स, एक में अंडरवियर, एक में बेल्ट, एक में मफलर, एक में सर्दियों की जैकेट, एक में बहुत कुछ सामान, मतलब ऐसे बनाया तुमने। तो जब तुम इस अलमारी में से अपनी मम्मी को शर्ट लाने के लिए भेजोगे ना, तो मम्मी बड़े ही प्यार से तुम्हें तुम्हारी शर्ट ला के दे देंगी, क्योंकि उन्हें मिल जाएगी। और फिर कहेंगे अरे वाह मेरा राजा बेटा, कितनी बढ़िया अलमारी तैयार करके रखी है अपनी। तो ये फर्क होता है बेटा एक नॉर्मल फाइल में और डाटाबेस फाइल में। डाटाबेस फाइल में डाटा को एक स्ट्रक्चर बनाकर स्टोर किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि कंप्यूटर आसानी से जाकर उसमें डेटा को एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके। देखो, हम्म, अब ये, अब मैं एक और बात तुम्हें बताना चाहूंगा, क्या उसे ध्यान से समझना। डाटाबेस में सामने से तुम जब देखते हो, तुम्हें अभी तक जो बचपने से बताया गया कि डाटाबेस क्या, टेबल है, कलेक्शन है टेबल का, उसमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा स्टोर्ड है, वो ठीक है। वो बेटा एक लॉजिकल बात है, तुमने अपनी समझने के लिए, तुमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझा है। लेकिन क्या कंप्यूटर की मेमोरी में भी ये टेबल में ही स्टोर होता है? क्या कंप्यूटर की मेमोरी में भी टेबलें बनी है? नहीं बेटा, उसमें टेबल नहीं बनी है। कंप्यूटर को जब कोई डाटाबेस फाइल दी जाती है कि तुम इसे स्टोर करो, तो वो अपने आप उसके डेटा को इस प्रकार स्टोर करता है कि वो उस ऑर्गेनाइज वे में ही हो जाता है। मतलब तुम उससे मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा, बस इतना वो बत कह देता है कि भाई अब तूने मुझे डेटाबेस फाइल दी है तो मैं इसे ऐसे स्टोर करूंगा, ऐसे स्टोर करूंगा कि तुम इस फाइल में से मुझसे कहीं से भी कोई सा भी डेटा मांग लो, मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है। तो अब होप करता हूँ तुम्हें नॉर्मल फाइल और डाटाबेस फाइल में फर्क समझ आया होगा होता क्या है। अब एक और बात समझो, अब एडवांटेजेस हम समझ सकते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया डिफरेंस। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं डाटाबेस के? बेटा वही जो ऊपर फाइल सिस्टम के फाइल नॉर्मल फाइल के डिसएडवांटेज थे, वही यहाँ पर डाटाबेस के एडवांटेज है। क्या? ये डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लेता है। पता है इसके पास ऐसे ऑप्शन होते हैं कि तुम अगर कॉलेज वाले फ्रेंड को पांच अपना डेटा देना चाहते हो, उससे स्कूल का छुपाना चाहते हो, तो वो तुम कर सकते हो, तुम्हें उसके लिए अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, रिडंडेंसी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या होता है बेटा, जब तुम रिडंडेंसी नहीं करोगे, डाटा की मल्टीपल फाइल नहीं बनाओगे, तो जो भी अपडेशन चेंजेस होंगे वो तुम्हारी एक ही फाइल में होंगी। तो उससे क्या होगा, डाटा इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होगी। तो वो भी एक इसका एडवांटेज होता है कि डाटा इनकंसिस्टेंसी भी यहाँ पे कैसी रहती है, कंट्रोल्ड रहती है। अच्छा, डाटाबेस ना ऐसी फाइल बेटा, जब तुम डाटाबेस बनाओगे तो तुम उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन लगा सकते हो कि जिससे तुम अधिकार डिसाइड कर सको कि पेरेंट्स आए हैं तो वो मेरा ये फोल्डर देख सकते हैं, बहन आई है तो वो मेरा ये फोल्डर देख सकती है लेकिन ये नहीं देख सकती, और मैं आया हूँ तो मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ। मतलब फाइल में डेटा को हर प्रकार से रीड, राइट, मॉडिफाई, अपडेट करने के तुम अधिकार बांट सकते हो। तो कंट्रोल डेटा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे फीचर तुम्हें डाटाबेस में मिल जाते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। बाकी इसमें सिक्योरिटी भी अच्छे लेवल की रहती है, सिक्योरिटी बढ़िया होती है, क्योंकि तुम अपने फाइल को मल्टीपल डाटाबेस फाइल को मल्टीपल प्रोटेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि अब जब तुमने अधिकार लोगों के डिसाइड कर दिए, तो कोई भी एरर वगैरह नथु वगैरह आके इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है।
ये तुम्हें एडवांटेज समझ आ गई। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन उठाता है, देखो वो इसी से मिलता जुलता है, क्या कि नीड ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस की नीड क्या थी। तो डाटाबेस की नीड यही थी कि साहब डाटा को हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करना था, जिससे हम उसे आसानी से इजीली एक्सेस कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, इंसर्ट कर सकें, डाटा की सिक्योरिटी बढ़ा सकें, कंट्रोल डाटा एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। तो इन्हीं सब बातों को बेटा तुम नीड में डाल सकते हो, और एडवांटेजेस मैंने तुम्हें बता ही दिए आसान, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब तुम्हें डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस क्यों आया, डाटाबेस के फायदे क्या क्या हैं, ये सब बातें समझ आ गई होंगी। अभी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब देखो समझो, मैंने तुम्हें बता दिया कि डाटाबेस क्या है, कलेक्शन है। अब यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ डेफिनेशन को जो ऊपर बताई थी। डाटाबेस एक कलेक्शन है, किसका, रिलेटेड डेटा का, रिलेटेड डेटा का, जो कि कंप्यूटर में ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है in such a manner that it can be accessed, modified, updated, inserted easily। ठीक है, वो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, वो तुम समझ जाना। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है रिलेटेड डेटा। बेटा इसका मतलब क्या है, देखो जब तुम कोई डाटाबेस तुमने बना लिया, स्टूडेंट मतलब एक स्कूल का डाटाबेस है, तो जाहिर सी बात है यार, उस स्कूल के डाटाबेस में दो तीन बातें हो सकती हैं। बच्चों की डिटेल हो सकती हैं, स्टूडेंट की डिटेल, उनके पेरेंट्स की डिटेल हो सकती हैं, स्टाफ की डिटेल हो सकती है। लेकिन अब मैं तुमसे कहूँ कि यार देख, जो स्कूल के गेट के बाहर जो अपना पानी पूरी का ठेल लगाता है, उस आदमी की डिटेल क्या डाटाबेस में होगी, बताओ। उसके पेरेंट्स का नंबर, उसके पेरेंट्स का नाम, उसका रोल नंबर इसमें होगा क्या, नहीं होगा ना। तो डाटाबेस क्या है, कलेक्शन है सिर्फ रिलेटेड डेटा का, रिलेटेड डेटा को ही कंटेन करता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है डाटाबेस और अच्छे से। अब देखो, अब एक तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा सर कि यार ये तो बड़ी जादुई सी फाइल है कि कंप्यूटर इसको अपने आप समझ के ऐसे स्टोर कर लेता है ऑर्गेनाइज मैनर में, जिससे हमें एक्सेस करने में आसानी हो जाए। अब ये बता दो, ये जादुई फाइल बनती कैसे है, कैसे बनाए सर हमें से। तो देखो, ये बनाई जाती है डीबीएमएस का यूज करके। मतलब हम अब लौटाए अपने चैप्टर के टाइटल पर। जैसे तुम बेटा टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए नोटपैड का इस्तेमाल करते हो, पीपीटी बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हो, स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करते हो, उसी प्रकार से बेटा तुम डाटाबेस वाली फाइल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, डीबीएमएस का। डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम, सिस्टम, ये जो सिस्टम वर्ड एंड में आ रहा है ना, इसका मतलब है बेटा सेट ऑफ ऑपरेशंस जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिन पर जिसकी मदद से हम डाटाबेस बना सकते हैं और उसमें आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब समझ आया डीबीएमएस क्या होता है किसी को। डीबीएमएस कुछ भी नहीं है बेटा, एक अच्छी सी डेफिनेशन है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। डीबीएमएस एक एप्लीकेशन पैकेज है, सिंपल भाषा में कहूँ तो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डाटाबेस बना सकते हैं। उसमें कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, कुछ भी। अब तो मैं इसकी एक फैंसी सी डेफिनेशन में डाटाबेस की बता दूं जो ज़रूरी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। DBMS is an application package which stores the data in an orderly manner so that the information can be accessed easily। ठीक है, इसको तुम कहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, DBMS is an application package which stores the data in an orderly manner so that the information can be accessed easily। मतलब DBMS डेटा को ऑर्डरली मैनर में स्टोर करेगा जिससे कि उसे आगे जाके आसानी से एक्सेस किया जा सके। अब देखो वही बात है बेटा, हमें लगता है ये मेरा डाटाबेस है, ठीक है, ये मैं हूँ यूज़र। ओके, नहीं यहाँ बनाओ, यूज़र को ऊपर चांद पे बैठाओ, और ये DBMS। असल में बेटा हम खुद से तो कोई ऐसी जादुई फाइल नहीं बना सकते, कोई ऐसी कोडिंग नहीं कर सकते कि कंप्यूटर उसको समझ ले और ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर ले। तो हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, या कहूँ एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है डाटाबेस बनाने के लिए। वही एप्लीकेशन बेटा मेरी डीबीएमएस कहलाती है। ये क्या दिखाती है मुझे कि देखो तुमने ना टेबलें बना दी, तुमने टेबल बना के डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर कर दिया। हमें बाहर से ऐसा लगता है, ये हमें ऐसा दिखाता है डीबीएमएस एक इंटरफेस प्रोवाइड करा के। जबकि बैकएंड में तो चीज़ें मैंने तुम्हें समझाई कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे हो ही रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें डीबीएमएस समझ आ गया होगा। डीबीएमएस के फायदे समझ लिए, डीबीएमएस क्या होता है ये समझ लिया, और भी सारी बातें डिस्कस कर ली हमने। अब बेटा हम समझेंगे टेबल्स के बारे में आसानी से। अच्छा, डीबीएमएस के थोड़े एग्जाम्पल और दे दूं क्या होते हैं। तुमने माई स्क्वेल का नाम सुना होगा,
ओरेकल का नाम सुना होगा। ये बेटा पॉपुलर डीबीएमएस है जिनकी मदद से तुम क्या बना सकते हो, अपने डाटाबेसेस बना सकते हो। अच्छा, अब डाटाबेस पर आते हैं दोबारा से लौट के, क्योंकि भाई यही मेन टॉपिक है। डाटाबेस बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट फाइल डाटाबेस और एक होता है रिलेशनल डाटाबेस। अब मैं कहूँ फ्लैट फाइल तो तुमने पढ़ा हुआ है। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? अरे पढ़ा है तुमने यार, देखो तुम, देखो बेटा, डाटाबेस दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट फाइल और रिलेशनल। फ्लैट फाइल क्या होता है? फ्लैट फाइल डाटाबेस वो डाटाबेस फाइल होती है जिसमें डाटा को एक ही सिंगल फाइल में स्टोर किया जाए और उसमें उसे कॉमा से सेपरेट करके स्टोर कर दिया जाए या कुछ और डेलीमीटर लगा के स्टोर कर दिया जाए, जिससे कि कंप्यूटर उन्हें अपनी मेमोरी में एक ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर कर सके। लेकिन यहाँ पर डाटा टेबल की फॉर्म में नहीं होता और एक ही फाइल में होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारी CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल, जिसको तुम पाइथन में पढ़ के आए हो। तो बेटा वो तुम्हारी एक फ्लैट फाइल डाटाबेस है। अब तुमने जादू समझा डाटाबेस का? डाटाबेस एक फाइल है एक प्रकार की, और डाटाबेस का एक टाइप है फ्लैट फाइल डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस में क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल आती हैं जिनमें हम डेटा को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, जिसे कंप्यूटर आसानी से स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर कर सके। समझ पा रहे हो ना बात को? तो एक तो ये प्रकार होता है डाटाबेस का। दूसरा प्रकार होता है बेटा रिलेशनल डाटाबेस, या कहूँ तो वो डाटाबेस जो तुम्हारा बचपन का प्यार है। मतलब जो तुम कहते हो ना कि सर डाटाबेस तो कलेक्शन ऑफ टेबल है, ये है वो है, इसमें डेटा रो कॉलम में स्टोर होता है। तो ये वही वाला प्रकार है डाटाबेस का। इसमें कई सारी टेबल्स बनाई जाती हैं और उनमें डेटा को रोज एंड कॉलम में स्टोर किया जाता है। अब इसमें ये रिलेशन वर्ड क्यों आया? इसे रिलेशनल डाटाबेस क्यों कहते हैं? बेटा इसे रिलेशनल डाटाबेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं ना, उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं कि रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, एक रिश्ता बना सकते हैं जिसकी वजह से हम दोनों टेबल से साथ मिलकर कुछ डाटा निकाल पाएंगे, रिट्रीव कर पाएंगे। तो वो रिश्ता कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सब हम आगे देखेंगे। बस अभी मैंने आपको ये बताया रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है और इसमें रिलेशन वाली क्या चीज़ है, और इसमें रिलेशनशिप कैसे बनता है बेटा? पेरेंट टू चाइल्ड टेबल के बीच में रिश्ता बन जाता है। एक हमारी पेरेंट टेबल बन जाएगी, एक हमारी चाइल्ड टेबल बन जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब मेनली अगर मैं इस पूरे चैप्टर में कहीं भी तुमसे ये वर्ड बोल दूं डीबी डाटाबेस, तो तुम्हें अपने आप समझ जाना है हम रिलेशनल डाटाबेस की ही बात कर रहे हैं। अब डाटाबेस बनाने के लिए हमारे पास डीबीएमएस होता है और रिलेशनल डाटाबेस बनाने के लिए हमारे पास आरडीबीएमएस है। मतलब बेटा जब डाटाबेस की कई कैटेगरियां हैं तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटाबेस को बनाने वाले सॉफ्टवेयर की भी कई कैटेगरियां होंगी। तो वही उसमें से एक कैटेगरी है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ भी नहीं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन पैकेज है जो कि हमें रिलेशनल डाटाबेस बनाने देता है। यानी कि हमारे डेटा को वो टेबल की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर करने देता है और फिर आसानी से उन पर कई सारे ऑपरेशन करने देता है, जैसे कि इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। देखो डेफिनेशन में तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ प्योर, क्योंकि वो तुम देख सकते हो। अगर एक बार चीज समझ आ जाए तो तुम्हें आसानी से तुम अपने शब्दों में लिख भी दोगे उसको। ओके, अब हम समझेंगे थोड़ा डेटा आरडीबीएमएस के बारे में डिटेल में। तो एक सेकंड, थोड़ा कॉलम डिवाइड कर लिया जाए जैसे कि कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आरडीबीएमएस बेटा इसमें क्या बनती है? टेबल्स बनती हैं। ये बात सबको पता है। अब नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर हम टेबल तो इन्हें कहते ही हैं, साथ ही साथ बेटा आरडीबीएमएस में हम टेबल्स को रिलेशन भी कह देते हैं। रिलेशन, रिलेशन और रिलेशनशिप, इन दोनों में फर्क है, इन्हें अलग रखो। टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं, इस बात को अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश करो आरडीबीएमएस में। अब बेटा क्या होता है, मान के चलो मैंने एक टेबल बनाई बढ़िया सी, ठीक है, उसमें प्यारी प्यारी सी ये रो बना दी, प्यारे प्यारे से कॉलम बना दिए। ओके, अब मैं कुछ तुम्हें टर्म्स बताऊंगा, उन टर्म्स को अपने दिमाग में बैठा लेना ध्यान से। अब बेटा इस पूरे टेबल में कितने कॉलम है? काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम बेटा कहते हैं रिलेशन या टेबल की डिग्री। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ इस रिलेशन यानी कि इस टेबल की डिग्री क्या है, तो तुम उसे जवाब दो 4। अब मैंने कहा इस पूरे रिलेशन में रोज कितनी है? 1 2 3 4, 4 है। तो इस वो सॉरी तो इस रिलेशन की बेटा कार्डिनलिटी, क्या बोला मैंने वर्ड? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 4 हो गई। कार्डिनलिटी मतलब समझ आ गया? अब हम बेटा इसे देखो, रो तो हम मैथ में भी यूज करते हैं, कॉलम हम मैथ में भी कहते हैं।
अब यार कंप्यूटर में रो कॉलम भी करेंगे तो बढ़िया नहीं लगेगा, कुछ टेक्निकल टर्म होना चाहिए इनके लिए। तो रो के लिए बेटा हमें डीबीएमएस में बेसिकली एक नया टर्म मिलता है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। मतलब रो को हम यहाँ पर रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं या टपल भी बोल सकते हैं। रो को हम दो नाम से बुला सकते हैं, रिकॉर्ड और टपल। ऐसे ही हमें कॉलम के लिए भी यार चीजें मिल जाती हैं कहने को। कॉलम को बेटा हम यहाँ पर फील्ड कह सकते हैं और उसी के साथ साथ एट्रीब्यूट कह सकते हैं। दो नाम मिल गए कॉलम के भी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। इसके अलावा बेटा एक टेबल की जो और इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। अब इन चारों को मैं तुम्हें आराम से नीचे समझाता हूँ, डिटेल में समझेंगे ध्यान से। ओके, तो इसको थोड़ा यहाँ से इरेज नहीं करता, क्या पता बाद में जरूरत पड़े, मगर एक सेशन खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा प्राइमरी की क्या होती है। अब तुम्हें फील्ड और एट्रीब्यूट का मतलब समझ आ गया, कॉलम को ही हम फील्ड और एट्रीब्यूट कहते हैं। मैंने कहा बेटा ये मेरी एक टेबल है। असल में क्या है, देखो कंप्यूटर पर ना टेबल एबल ऐसे ड्रॉ करने में ढंग से बनती नहीं है, तो थोड़ा अगर कोई ड्राइंग में गड़बड़ लगे ना, मिस्टेक, उसे इग्नोर करना। जैसे यहीं पे हो गई, कोई बात नहीं। ये एक स्कूल की टेबल है। स्कूल की टेबल में है क्या क्या, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर बच्चे का नाम है, यहाँ पर बच्चे के मार्क्स हैं। सिंपल, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा मैंने इसमें टेबल में डाटा स्टोर कर दिया। अब मैंने तुमसे कहा मुझे इस टेबल की प्राइमरी की बताओ, तो तुम मुझे क्या बताओगे? बेटा देखो, हर किसी को एक ऐसे कॉलम की एक मतलब एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ लग रही होगी इस टेबल में कि जिसका मैं नाम लूं तो वो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। मतलब मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ, डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। प्राइमरी की बेटा टेबल का वो कॉलम होती है, वो कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट होती है जो जो टेबल के टेबल के हर हर रो या रिकॉर्ड या टपल, हर रो या रिकॉर्ड या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। क्या कर पाए? यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो क्या है प्राइमरी की? प्राइमरी की टेबल का वो कॉलम है जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। मतलब कहने का सिंपल सा है, देखो यहाँ पर अगर बेटा मैं रोल नंबर 1 बोलूंगा तो तुम कौन सी रो बताओगे मुझे? ये वाली। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी और बच्चे का भी रोल नंबर 1 निकल आए, नहीं नहीं, वो तो इसी बच्चे का रहेगा। अगर मैंने बोला रोल नंबर 3 का नाम बताओ तो तुम यही वाली रो बताओगे। ऐसा तो है नहीं तुम मुझे नाम उसका ए बता दो, अरे तुम सी ही तो बताओगे मुझे, क्योंकि रोल नंबर 3 का नाम सी है। तो इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी हो गई? रोल नंबर। देखो साहब, प्राइमरी की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, दो ही प्रॉपर्टीज है मेन। मेन प्रॉपर्टीज पहली है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। दूसरी, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। यूनिक को समझते हैं, मतलब बेटा अगर मैं कह रहा हूं कि ये कॉलम मेरी इस टेबल की प्राइमरी की है, तो इसका मतलब है उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी यूनिक होंगी। उसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। अगर डुप्लीकेट आ गई तो वो प्राइमरी की नहीं बन पाएगी। तुम खुद सोचो, अगर बेटा दो लोगों का रोल नंबर एक हो गया, लेट्स सी वो एक हो गया, तो मैं तुमसे बोलूं रोल नंबर एक का नाम बताओ, तो तुम मुझे कौन से वाले का नाम बताओगे यार, पहले वाले का या दूसरे वाले का? तुम कंफ्यूज हो जाओगे और फिर तुम मुझसे कहोगे सर रोल नंबर से नहीं बता पाऊंगा, यानी रोल नंबर मेरी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है यहाँ पे हर रो को, ये प्राइमरी की नहीं है मेरी। तो इसलिए प्राइमरी की अगर हम किसी कॉलम को कह रहे हैं तो उसे यूनिक होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उसे नल भी होना पड़ेगा, मतलब नॉट नल। यहाँ पर नल नहीं बल्कि नॉट नल लिखना चाहिए, वो कभी भी बेटा खाली नहीं हो सकती। मान के चलो किसी बच्चे का रोल नंबर ही नहीं है, अब मैं कहूँ यार तुम उस बच्चे की डिटेल बताओ, तुम मुझसे कहोगे किस बच्चे की बताऊं यार, उसका रोल नंबर ही नहीं है। सर पहले मुझे रोल नंबर तो बताओ उस बच्चे का, उसी से तो मैं तुम्हें टेबल में आइडेंटिफाई करके बता पाऊंगा कि अच्छा तुम मेरे से इस बच्चे की डिटेल पूछ रहे हो। अगर किसी बच्चे का रोल नंबर है ही नहीं तो फिर मैं उसका नाम क्या बताऊं या उसका मार्क्स क्या बताऊं? इसलिए प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है। अब बेटा प्राइमरी की में थोड़ी और गहराई में उतरेंगे और पता करेंगे सिंपल प्राइमरी की और कॉम्पोजिट प्राइमरी की के बारे में। देखो कभी कभार बेटा हमारे पास दो सिनेरियोज आ जाते हैं कि अभी देखो इस टेबल में, अच्छा उस पे जाने से पहले थोड़ा इधर इधर ही रुको, इधर ही रुको। आप तुम मुझे बताओ मैंने रोल नंबर ही क्यों प्राइमरी की ली इस टेबल में?
रोल नंबर मैंने इसलिए प्राइमरी की इसलिए ली इस टेबल में क्योंकि एक तो ये हर बच्चे का अलग अलग होगा, यानी ये मेरा यूनिक वाला क्राइटेरिया पूरा कर देगा। और अगर जो भी बच्चे का एडमिशन हुआ है तो उसका रोल नंबर उसे मिला ही होगा कुछ ना कुछ। तो यानी ये नल नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं होगा, किसी हर होगा ही, हर बच्चे के लिए एक ना एक रोल नंबर तो होगा ही। तो ये ही कॉलम मेरे दोनों क्राइटेरिया पूरे कर पा रहा था, इसलिए मैंने इसे प्राइमरी की बना दिया। वहीं पर अगर मैं नेम को बनाता तो यार हो सकता है देखो तुम्हारे स्कूल में ही होगा दो बच्चों का नाम सेम हो। मैंने कहा आर्यन, अब क्लास में दो आर्यन, अब कौन सा आर्यन बताऊं, है ना, तो वो इसलिए प्राइमरी की नहीं बन पाएगा। और मार्क्स तो यार देखो कई बच्चों के आपस में सेम आ ही सकते हैं, तो इसलिए मार्क्स भी प्राइमरी की नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की चुना। अब मैं चलता हूँ तुम्हें सिंपल और कंपोजिट प्राइमरी की समझाने में। देखो, प्राइमरी की टेबल का वो कॉलम है जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें एक बात जोड़ो, क्या? प्राइमरी की टेबल का वो कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम। मतलब प्राइमरी की में बेटा एक सिंगल कॉलम भी आ सकता है और ग्रुप भी आ सकता है कॉलम का। समझना इस बात को ध्यान से। यार कोई ऐसी टेबल मिल गई मुझे जिसमें से कि शायद मुझे कोई अकेला कॉलम तो ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिसको मैं यूनिक, जिसको मैं कह सकता हूँ ये मेरी प्राइमरी की बनने के लायक है, या ये मेरे हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। हाँ, लेकिन अगर उस टेबल के किन्हीं दो कॉलम को मैं संग में मिला दूं तो फिर मैं अपने हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मेरी वो दो कॉलम भी संग में मिलके प्राइमरी की का काम कर देंगे या प्राइमरी की बन जाएंगे। तो सिंपल प्राइमरी की में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है या एक फील्ड या एक एट्रीब्यूट होता है। और कंपोजिट प्राइमरी की में बेटा एक से ज्यादा हो सकते हैं मेरे कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स। ओके, जैसे केस पकड़ लो, सिंपल है। यहाँ पर मैंने बच्चे का नाम लिखा, यहाँ पर मैंने बच्चे के पापा का नाम लिखा। अब यार बच्चे का नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है, बच्चे के पापा का नाम भी डुप्लीकेट हो सकता है। अब इस टेबल में रोल नंबर नहीं है, लेकिन सेम बच्चे के यानी जिनका नाम डुप्लीकेट आ रहा है उनके पापा का नाम भी डुप्लीकेट हो, इसके होने के चांसेस बहुत कम है। या मैं कह सकता हूँ, मैं तो जीरो मान के चलता हूँ कि भाई मुझे तो पता है मेरे स्कूल में डुप्लीकेट नाम वाले बच्चों के पिताजी का नाम तो डुप्लीकेट नहीं है। तो बेटा फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों कॉलम को मिला दूंगा, नाम बच्चे के नाम और पिताजी के नाम वाले कॉलम को, और इसको इस टेबल की मैं प्राइमरी की घोषित कर दूंगा, जिससे मैं आगे इस टेबल इस जो भी इसमें और एट्रीब्यूट्स कॉलम होंगे उनको मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या इस टेबल की हर रो को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। यहाँ पर मेरा बच्चे का पिताजी का नाम डुप्लीकेट आ रहा था तो मैंने उसको अकेले नहीं बनाया प्राइमरी की, और बच्चे का नाम भी डुप्लीकेट आ रहा था तो उसे भी अकेले नहीं बनाया। लेकिन दोनों मिल गए संग में तो कर पा रहे थे, तो दोनों को संग में बना दिया। ओके, अब ये तो हो गई प्राइमरी की बात। अब हम समझेंगे कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट बेटा की वो की होती है, कैंडिडेट की ध्यान से सुनना, कैंडिडेट की टेबल के वो कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम्स होते हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, जो प्राइमरी की बन सकते हैं। मतलब बेटा जिस अगर मतलब एक टेबल है उसमें मान के चलो चार कॉलम मिल गए मुझे जो यूनिक भी हैं और नॉट नल भी हैं, तो भाई मैं उन चारों को ही प्राइमरी की बना सकता हूँ ना। लेकिन यूज तो जाहिर सी बात है एक का करूंगा, तो यूज एक का करूंगा, लेकिन वो चारों ही कॉलम्स मेरे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। जैसे टेबल पकड़ो, अब ये स्कूल वाली टेबल है। ओके, बच्चे का नाम है यहाँ पर, एड्रेस हो गया यहाँ पे बच्चे के आधार कार्ड का नंबर हो गया, यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर हो गया। अब रोल नंबर भी हर बच्चे का अलग होगा और हर किसी को मिला होगा। आधार नंबर तो भैया हर का ही अलग अलग होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब मेरे पास क्या हुआ, इस टेबल में दो कॉलम मिल गए मुझे, भाई रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकता हूँ और आधार नंबर को भी बना सकता हूँ। तो बेटा बनाऊंगा तो अंत में मैं किसी एक को ही, लेकिन मेरे रोल नंबर और आधार नंबर दोनों ही मेरे क्या है भैया, कैंडिडेट की है। क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक है, कैंडिडेट की समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी में। अब समझो अल्टरनेट की क्या होती है। अल्टरनेट की कुछ नहीं है बेटा, मैंने कहा तुम्हारे पास कैंडिडेट की आई थी, तुमने कहा इस टेबल में मेरे पास दो कैंडिडेट की आई, ऊपर आधार नंबर और रोल नंबर। लेकिन अब मेरा तो मन करा कि मैं तो रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाऊंगा, तो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। अब जब मैं कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को माइनस कर दूं, मतलब मेरे पास दो चीजें थी, कौन सी, रोल नंबर और आधार नंबर, और उसमें मैंने रोल नंबर घटा दिया, मेरे पास क्या बचा, आधार नंबर। ये बेटा थोड़ा ऊंचे लेवल की मैथ है, मजाक कर रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है, आधा नंबर बचा। तो ये जो मेरे बचे हुए कॉलम हैं जो प्राइमरी की बनने का हक तो रखते थे लेकिन बनाए नहीं गए,
वो बेटा कहलाती हैं मेरी अल्टरनेट कीज। फिर से बता रहा हूं, अल्टरनेट कीज वो कॉलम होते हैं जो प्राइमरी की बनने का हक रखते थे मगर बनाया नहीं गया, या जो प्राइमरी की के पद के दावेदार थे मगर उन्होंने बनाया नहीं गया, किन्हीं भी कारणों से, मान के चलो मन नहीं हुआ, ठीक है। या बेटा जब बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं ना, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि यार कब कौन सा कॉलम नल निकल आए या कब कौन सा कॉलम डुप्लीकेट निकल आए। तो जिसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ना तो डुप्लीकेट होने के ना ही नल आने के, उसी को हम प्राइमरी की घोषित करते हैं और बाकी को हम अल्टरनेट की बना देते हैं कि ठीक है हो सकते हैं लेकिन यार पता नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। बड़े बड़े डेटाबेसेस की बात कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे में तो हम खुद ही देख के बता लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा क्या होता है प्राइमरी की। वो कॉलम, वो टेबल का कॉलम जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। कैंडिडेट की वो सारे कॉलम्स जो कि टेबल में प्राइमरी की बनने का हक रखते हैं। और अल्टरनेट की भैया क्या, प्राइमरी की जब बन गई तो उसको छोड़ के जितने भी कैंडिडेट की इसके कॉलम बचे वो सारे हो गए मेरी अल्टरनेट की, कि भाई हक तो रखते थे लेकिन इन्हें बनाया नहीं गया। अब एक बात मैं तुम्हें यहाँ पर और ऐड ऑन कर दूं, वैसे तो ये थोड़ा ऊंचे लेवल मतलब हायर स्टडीज में बताया जाता है कि बेटा प्राइमरी की हो, कैंडिडेट की हो या अल्टरनेट की हो, ये जरूरी नहीं है कोई सिंगल कॉलम ही अकेले अल्टरनेट की, कैंडिडेट की या प्राइमरी की कहलाए। ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ कॉलम्स भी हो सकता है, जो कि मैंने तुम्हें ऊपर क्लियर कर ही दिया था प्राइमरी की में। ओके, मतलब दो कॉलम मिलके संग में जब प्राइमरी की बन रहे हैं और मान के चलो मुझे ऐसे दो चार पेयर मिल गए मेरी टेबल में, तो वो सारे दो दो पेयर, दो दो कॉलम के जो ग्रुप में वो सारी मेरी कैंडिडेट की यूज हो जाएंगी। और जब उनमें से मैं एक ग्रुप को बना दूंगा प्राइमरी की, तो मेरे बचे हुए जो तीन कॉलम या जितने भी कॉलम बचे, वो तीन ग्रुप बचे या चार ग्रुप बचे, वो सारी मेरी अल्टरनेट कीज हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा अल्टरनेट की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट। अब समझेंगे बेटा हम, क्या समझें, फॉरेन की। अब फॉरेन की को शुरू करने से पहले यार मैं एक टॉपिक छेड़ना चाहता हूं तुम सबके बीच में, रिलेशनशिप का। ठीक है, इसको समझने से पहले हम रिलेशनशिप समझेंगे क्योंकि तभी ये समझना फायदेमंद है। तो मैंने तुम्हें ऊपर कहा था कि रिलेशन और रिलेशनशिप को अलग अलग रखो। रिलेशन टेबल का दूसरा नाम है, रिलेशनशिप एक नई बात है, एक नया कंसेप्ट है। क्या डेफिनेशन बताता हूँ। रिलेशनशिप बेटा कुछ भी नहीं है, सिचुएशन है ऑफ लॉजिकल एसोसिएशन। ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब ये बताओ रिलेशनशिप से तुम्हें क्या समझ आता है। रिश्ता, तुम्हारे माँ बाप के बीच में रिश्ता है, तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप से रिश्ता है, तुम्हारा तुम्हारी बहन से रिश्ता है, तुम्हारा तुम्हारी प्रेमिका से रिश्ता है, सब रिश्ता है। तो एक लॉजिकल एसोसिएशन है कि वो तुम्हें चाहती है, तुम उसे चाहते हो, ठीक है। या तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उनकी कोख से निकले हो, पैदा हुए हो, तो ये एक रिश्ता बन रहा है। तो इसी को बेटा यही रिलेशनशिप कंप्यूटर में भी होता है। अब क्या है, हम समाज में तो लॉजिकली समझ जाते हैं कि ठीक है ये इसका बेटा है, ये इसकी माँ है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझाएं क्या रिलेशन, भाई ये क्या रिलेशनशिप है। देखो, मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि हम स्टडी कर रहे हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस। और आरडीबीएमएस में क्या कर सकते हैं हम, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, बताया था कि नहीं। अब ये जो रिलेशनशिप बना सकते हैं, मैंने तुम्हें वो भी बताया कि ये पेरेंट टू चाइल्ड में बना सकते हैं, मतलब हम इसमें जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें एक टेबल पेरेंट बन जाती है और एक चाइल्ड बन जाती है। तो वही रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम आरडीबीएमएस में दो टेबल्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, या उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता क्या है। इसको मैं इरेज करूंगा और एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे तुमको समझा सकूं। ओके, अरे ये फिर अटक गया, चलो छोड़ो, हो जाएगा, एक आखिरी बचा है, निकल जा। अच्छा, ये बेटा मेरी टेबल है ए, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, ओके। इसमें मैं बना दे रहा हूँ एक दो, ठीक है, ए बी, ठीक है। ये मेरी टेबल है बी। अच्छा, ये सेम डेटाबेस का है, तो यानी अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा स्कूल का डाटाबेस है, तो एक ही स्कूल की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके चल रहे होंगे, इतना तो तुम शायद समझोगे, या इतना तो मान के चलो। अब ये जो दूसरी टेबल है, इसमें भी मेरा क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, लेकिन यहाँ पर उनके पिताजियों का नाम है, यानी फादर नाम है, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब जब तुम्हें पता है कि ये दोनों टेबल एक ही स्कूल का डाटा कंटेन कर रही हैं, या एक, या कहूँ तो एक ही डेटाबेस की हैं, तो तुम इन दोनों टेबल को देखकर क्या समझ सकते हो।
तुम इन दोनों टेबलों को देख के ये समझोगे कि यार ये इस स्कूल में जो बच्चा है जिसका रोल नंबर 1 है, उसका नाम तो ए है और उसके पिताजी का नाम ए है। और फिर क्या समझोगे, जो बच्चा है जिसका रोल नंबर 2 है उसका नाम तो बी है और उसके पिताजी का नाम बी भी है। तुमने ये देख के पता कैसे करा यार? तुमने ये देखा कि यहाँ पर भी रोल नंबर है, यहाँ पर भी रोल नंबर है। अब रोल नंबर तो सेम बच्चे का ही होगा ना भाई। एक 1 अगर किसी को रोल नंबर दिया तो पूरे स्कूल में एक बच्चे का होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है बेटा, बहुत बड़े-बड़े रोल नंबर होते हैं, वो एक ही स्टूडेंट को डिसाइड होते हैं। क्लास रोल नंबर की बात नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी जो एक बच्चे को रोल नंबर देती है उस रोल नंबर की बात करना है। तो वो एक ही बच्चे का है। तो यार यानी उससे ये तो पता चल पा रहा है कि ये उस बच्चे का नाम है और ये उसके पिताजी का नाम है। तुमने ये देख के कैसे बताया बेटा? तुमने ये देख के बताया कुछ ना कुछ कॉमन होने की वजह से। तुम्हें क्या दिखा? कॉमन दिखा। क्या कॉमन दिखा? एसआर, यानी स्टूडेंट का रोल नंबर तुम्हें कॉमन दिख गया। भाई मैं कहूं कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन है। अब ये कैसे मेरी बहन है ये बताओ? भाई ये ऐसे मेरी बहन है क्योंकि जो मेरी मदर है और जो इसकी मदर है वो एक ही पर्सन है, वो एक ही लेडी है। तो ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ तुम और तुम्हारी बहन के बीच में? तभी तो तुम दोनों में एक रिश्ता बन पाया ब्रदर सिस्टर का। समझ पा रहे हो या नहीं? हर चीज बेटा लॉजिक से जुड़ी है। तो ऐसे ही इन दोनों टेबल में क्या कॉमन मिला? रोल नंबर कॉमन मिला, तभी तो इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप बन पाया और हम समझ पाए कि ये तो यार एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है दोनों ही टेबल में। एक तरफ उसका नाम है, एक तरफ उसके पिताजी का नाम है। तो जब भी बेटा हम आरडीबीएमएस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसकी पहली जो एक नीड होती है या जो उसकी प्री रिक्विजिट होती है वो होती है कि भाई दोनों टेबल या जितनी भी टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप बना रहे हो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर कॉमन ही नहीं होगा तो यार फिर काय का रिलेशन? ठीक है, फिर काय का रिलेशन? अगर मैं यहाँ से रोल नंबर हटा देता, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास डाल देता कि ये 7th क्लास, ये 8th क्लास। अब तुम्हें समझ आता कि 7th क्लास के पिताजी का नाम है ए, 8th क्लास के पिताजी का नाम है बी। तो तुम क्या ये समझ पाते कि भाई इन दोनों टेबल में कोई रिश्ता बनाया जा सकता है? बल्कि तुम तो मुझ पर शक करने लगते कि यार ये तो लग रहा है किसी सर ने दूसरे डाटाबेस की टेबल इसमें उठा के डाल दी है क्योंकि यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसलिए रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए होता है। अब बेटा मैं तुम्हें समझाऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जो कि बहुत आसान है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप से पहले फॉरेन की तो पढ़ लें क्योंकि उसे हम रोक के आ रहे हैं यार, वो बेचारी जब से रुकी हुई है। फॉरेन की इसी टेबल को लूंगा वापस, स्टूडेंट रोल नंबर फादर नेम वाली। ठीक है, चलो आ जाओ। एस आर, एस नेम, 1 2 3 ABC। दोबारा से वही स्टूडेंट ऑफ फादर वाली, एस आर और एफ नेम, 1 2 3 AA BB CC। ठीक है। अब तुमने कहा सर मैं इन दोनों के बीच में रिश्ता समझ गया कि एक ही बच्चे के हैं। मैंने कहा किस बात से समझे? तुमने कहा सर इसमें भी रोल नंबर है, इसमें भी रोल नंबर है, इसको मैं लिंक करके समझ पाया। तो जी बेटा, तुम एक कॉलम की मदद से समझे। मतलब तुमने देखा यार ये जो स्टूडेंट रोल नंबर नाम का फील्ड है, ये जो कॉलम है ये दोनों ही टेबल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और भाई इसी की मदद से मैं इन दोनों के बीच में रिश्ता समझ पा रहा हूँ। तुम्हें इतनी बात तो समझ आ रही होगी। तो बेटा फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की किसी भी टेबल का वो कॉलम होता है, वो कॉलम होता है जो हमें रिलेशनशिप बनाने के काम आए या जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप बना पाए। फॉरेन की किसी भी टेबल का वो कॉलम होता है जो हमें बेटा रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। अगर इस टेबल में स्टूडेंट रोल नंबर नहीं होता तो क्या तुम इसमें रिलेशनशिप बना सकते, समझ पाते इन दोनों में रिलेशनशिप? मैं कह रहा हूं नहीं समझ पाते। तो इसलिए इस टेबल में हमारी फॉरेन की कौन सी हुई? स्टूडेंट रोल नंबर, क्योंकि वही एक अकेला ऐसा कॉलम है जिसने हमें रिलेशनशिप बनाने में मदद करी। अब फॉरेन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझाता हूँ। अभी करना है, फॉरेन की खत्म नहीं है, अभी समझना ध्यान से। फॉरेन की बेटा डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन कर सकता है और फॉरेन की नल भी हो सकता है। फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यूज को भी कंटेन कर सकता है, फॉरेन की नल भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे मुझसे विरोध करने लगेंगे, सर ये कैसे होगा? ये बताओ सर, क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर बच्चों का रोल नंबर डुप्लीकेट निकल आएगा है, या फिर तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक का रोल नंबर गायब कर दोगे नल आ जाएगा? अरे भाई,
मैं इस डेटा सेट में नहीं बात करना चाह रहा, मैं तुम्हें आगे जब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बताऊंगा उसमें तुम देख के अपने आप समझ जाओगे कि कैसे फॉरेन की डुप्लीकेट भी हो सकती है और नल भी हो सकती है। अच्छा, एक बात जो यहाँ पर बता सकता हूँ वो ये है बेटा कि जिस जैसे तुम्हें ये तो समझ आ रहा होगा कि इस टेबल की प्राइमरी की ये है, ठीक है, और इस टेबल की भी प्राइमरी की मैं ये बता सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर है तो अभी के लिए अभी तो हम उसे नॉट डुप्लीकेट मतलब यूनिक मान रहे हैं और नॉट नल मान रहे हैं, तो इस टेबल की प्राइमरी की है। अब फॉरेन की इसमें से कौन सी को डिसाइड किया जाएगा? तो फॉरेन की देखो, रिश्ता अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने इस टेबल में क्या करा, मैंने एक काम करा, मैंने क्या काम करा, इस टेबल में मेरे पास एक आधार नंबर का भी कॉलम था, आधार नंबर का भी कॉलम था, ठीक है, आधार नंबर का कॉलम था, तो मैंने उसे तो क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। लेकिन अब रिश्ता तो मैं स्टूडेंट रोल नंबर वाले कॉलम से बना पा रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट रोल नंबर को क्या बना दूंगा, फॉरेन की बना दूंगा। यानी बेटा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दोनों टेबल में से हम किसी भी एक टेबल में फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं। ज्यादातर ये वहां डिक्लेयर करी जाती है जहां पर उस कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाया गया हो। मतलब यहाँ पर मैंने क्यों नहीं डिक्लेयर करी, क्योंकि यहाँ पे से प्राइमरी की बना दिया था, तो फिर मैंने सोचा इसमें नहीं बनी है, इसमें आधार को बना दिया प्राइमरी की, तो इसलिए यहाँ पर रोल नंबर को फॉरेन की बना सकता हूँ। वरना ऐसा नहीं है बेटा, एक ही कॉलम एक ही कॉलम प्राइमरी की भी हो सकता है और फॉरेन की भी हो सकता है, नो डाउट। पर हम उसे फॉरेन की को क्यों नहीं बनाते साहब, मतलब प्राइमरी की को ही हम फॉरेन की क्यों नहीं बनाते? वो बेटा इन रूल्स की वजह से नहीं बना सकते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि फॉरेन की भी डुप्लीकेट होती है और भाई फॉरेन की नल भी हो सकती है। तो भाई फॉरेन की के लिए तो ये ठीक है कि डुप्लीकेट चल जाएगा, नल चल जाएगा, लेकिन प्राइमरी की में तो नहीं चलेगा ना। इसलिए हम कभी भी प्राइमरी की को फॉरेन की बनाना प्रेफर नहीं करते हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक हमें प्रूफ ना हो जाए कि जहां पर हम उसे फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं तो वो ना तो डुप्लीकेट निकलेगा ना ही वो नल निकलेगा। ये हम जब तक हमें प्रूफ नहीं हो जाए तब तक हम उसको कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्राइमरी की ना बनाकर इस आधार नंबर को बना दिया था। वरना बनाने को बना सकते हैं हम इसे प्राइमरी की भी, जब हमें बिल्कुल श्योर पता हो कि ठीक है ये कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, ये यूनिक ही रहेगा। इस डेटाबेस में तो हमें पता है, लेकिन यार हो सकता है आगे हम जो एग्जाम्पल देखें उनमें क्या पता फॉरेन की जिसे हम बना रहे हो वो डुप्लीकेट निकला है, नल निकला है, प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है, अब आगे हम जब इतनी बात कर ही रहे हैं आगे आगे तो फिर आ ही जाते हैं यार टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पर। बेटा रिलेशनशिप तीन प्रकार की होती है। पहली वन टू वन रिलेशनशिप, दूसरी वन टू मैनी रिलेशनशिप, तीसरी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे। वन टू वन रिलेशनशिप को पहले डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अरे यार ये मेरी ड्राइंग और थोड़ी फिसड्डी रह जाती है, वरना तो मैं मजा ही आ जाता। एक सेकंड दो मुझे। वन टू वन यही होता है। चलो, ये बेटा मेरी एक टेबल है, ओके, वही टेबल ए, वही इसमें एस आर, वही इसमें एस नेम, वही इसमें वैल्यूज 1 2 3 A B C, और ये मेरी दूसरी टेबल है, ठीक है, वही बी हो गई। फिर इसमें वही स्टूडेंट का रोल नंबर, अब उसके पिताजी का नाम एफ नेम, तो 1 2 3 A A B B C ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि ये प्राइमरी की मेरी साबित हो गई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसे फॉरेन की बना दिया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसकी वजह से रिश्ता बन पा रहा है। हाँ, इसमें एक आधार नंबर और बना दूं जिससे तुम लोग अभी कंफ्यूज ना हो प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट में, और इसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे, जब मैंने तुमसे कहा कि रोल नंबर वन, तो रोल नंबर वन से तुम्हारे दिमाग में एक ही बच्चा आएगा, एक। और जब मैंने तुमसे कहा कि अब रोल नंबर वन से यहाँ पर रिश्ता जो बनाया है उससे बताओ यहाँ पर कौन सी रो आ रही है, उससे भैया यही वाली रो आ रही है, एक ही रो आ रही है। ऐसा तो नहीं है इस टेबल से दो रो आ रही हो रोल नंबर वन वाली, हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब तुम्हारी इस टेबल की एक रो दूसरे टेबल की एक ही रो से रिलेटेड है एट द एंड, वो दो रो से रिलेटेड नहीं है, वो दो रो से रिलेटेड नहीं है। यानी इस टेबल का एक रिकॉर्ड इस टेबल के एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड है। भाई अब मैं काहे को एक ही बच्चे के दो दो पिताजी बना के खड़े कर दूं, है, एक बच्चे का एक ही पिताजी है तो उनका एक रिकॉर्ड है, एक से एक रिलेटेड है। तो जब बेटा हमारी किसी टेबल वन, ध्यान से समझना ये एक तरीके से डेफिनेशन है, टेबल वन की एक रो
सिर्फ और सिर्फ टेबल टू की एक ही रो से कनेक्टेड होती है, तब हम उसे वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। ओके। अब जब तुम्हें वन टू मैनी बताऊंगा तो तुम्हें इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप और क्लियर हो जाएगी। ये बेटा ज्यादा दिक्कत देने वाली चीजें हैं नहीं, लॉजिकल है बहुत। वन टू मैनी, वन टू मैनी समझना क्या है। जैसा कि नाम से तुम्हें अब शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि एक टेबल की एक रो और दूसरे टेबल की मैनी रो, ऐसा सर कुछ हमें समझ आ रहा है। तो मैंने कहा तुम बहुत सही जा रहे हो। अब लेकिन हमें थोड़ा डाटाबेस बदलना पड़ेगा। मान के चलो तुम अमेजन पे शॉपिंग करने गए, ठीक है। तुम्हारी कोई कस्टमर आईडी है और तुम्हारा कस्टमर नाम है और तुमने कुछ ऑर्डर करे तो उन ऑर्डर्स की आईडी है, ठीक है। अब एक टेबल ए है। टेबल ए में क्या स्टोर है? टेबल ए में तुम्हारी सी आई डी, कस्टमर आई डी और तुम्हारा नाम स्टोर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे C1 C2 C3 मैंने आईडी दे दी और नाम हो गए मेरा CA CB CC, ऐसे ही मान लेते हैं, लेट्स से। अब बी एक टेबल बनाई मैंने, उसमें क्या करा, जो तुमने ऑर्डर करे ना एक एक कस्टमर ने, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब एक बात बताओ, भाई मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, तो वो तो एक महीने में कई सारे ऑर्डर मंगाएगी। तो उसकी आईडी से मैंने देखा C1 से 101 वाला, देखो ये सी आई डी है, ये ओ आई डी यानी ऑर्डर आई डी है। तो मैंने देखा उसका एक तो ये आईडी वाला ऑर्डर उसी का है, फिर 102 वाला ऑर्डर भी उसी का है, फिर एक C2 कस्टमर है उसने 103 आईडी वाला ऑर्डर मंगाया, फिर एक C3 कस्टमर था उसने 100 आईडी वाला ऑर्डर मंगाया, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब तुम क्या समझ पा रहे हो कि मेरी बहन ने मल्टीपल ऑर्डर मंगाए, ठीक है। ओके, अब आ जाओ डेटाबेस पर। मैंने कहा इस टेबल की एक रो, अच्छा पहले प्राइमरी की फॉरेन की बात कर लें। सी आई डी हर कस्टमर को यूनिक मिलेगी, तो ए टेबल की मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ, किसको? सी आई डी को, और कभी नल भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अब इधर भी देखूं तो क्या दिख रहा है मुझे, भाई मेरी एक ही बहन ने कई बार ऑर्डर कर दिए तो उसकी वैल्यू डुप्लीकेट हो गई ना। C1 ने ये भी ऑर्डर करा, C1 ने ये भी ऑर्डर करा, C1 ने ये भी ऑर्डर करा, C1 ने ये भी ऑर्डर करा। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, इसे तो नहीं बना पाऊंगा प्राइमरी की, ये कौन सी हो गई मेरी फॉरेन की, लेकिन रिश्ता तो इसी के बेस पर टेकेगा, तो इसलिए इसे फॉरेन की बनाना पड़ा। अभी हम इसमें प्राइमरी की नहीं ढूंढते, हमारे को अभी इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे अगर ढूंढेंगे तो वो ओ हो जाएगा, वो प्राइमरी की है इस टेबल की, ठीक है। अब फॉरेन की हो गई, प्राइमरी की हो गई, क्लियर, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि भाई एक बात बताओ, इस टेबल का जो ये C1 है वो इस टेबल के कितने रो से रिलेटेड है? तुम जवाब दोगे कि ये मेरी जो C1 है ये मेरी बहन की आईडी है इस टेबल में, और इस टेबल में मेरी बहन ने दो ऑर्डर किए हैं तो उन दोनों ऑर्डर का रिकॉर्ड है। तो ये मेरी यानी उस टेबल की C1 वाली रो इस टेबल के दो रिकॉर्ड से रिलेटेड है। बिल्कुल सर। भाई एक से मैनी रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं? इस टेबल का एक रिकॉर्ड इस टेबल के कई सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड है। ऊपर क्या हो रहा था, एक बच्चे के एक ही पिताजी हैं तो उन बच्चे का एक रिकॉर्ड और यहाँ पर पिताजी का एक रिकॉर्ड, सिर्फ एक एक रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं था एक के दो पिताजी हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कस्टमर ने कई सारे ऑर्डर किए हैं तो उसी की कस्टमर आईडी से कई सारे ऑर्डर्स किए गए हैं, तो उनके रिकॉर्ड यहाँ पे दिए हैं। तो एक कॉलम मल्टीपल, एक रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल का दूसरे टेबल के कई सारे रोज से रिलेटेड है। इसी को कहते हैं बेटा वन टू मैनी रिलेशनशिप। दोबारा डेफिनेशन समझ लो, जब टेबल वन का एक कॉलम, टेबल वन का एक कॉलम टेबल टू के मैनी कॉलम से रिलेटेड हो तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। अब जो मैंने तुम्हें बताया था कि साहब फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, नल हो सकती है, इस बात को तुम समझने की कोशिश करो, वो तुम यहाँ समझोगे भी। यहाँ पर मैंने इसे फॉरेन की डिक्लेयर किया और देखो मेरी C1 दो बार आ गई है, दो रोज में आ गई। तो इसलिए बेटा कहा जाता है कि फॉरेन की को एक तो प्राइमरी की नहीं घोषित करना चाहिए, क्या पता आ जाए। भाई बड़े बड़े डेटाबेसेस में तुम क्या देख के बैठे होगे किसी भी रिकॉर्ड के लिए ये कभी डुप्लीकेट होगी ही नहीं, हो सकती है, इसलिए इसे प्राइमरी की नहीं घोषित किया जाता है। दूसरी बात, अब ये भी तुम्हें समझ आ गई कि फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है। ऐसे ही तुम्हें एक कोई ऐसा भी एग्जाम्पल बता दूं नल का तो तुम वो भी बात मान लोगे। इसलिए बेटा इस बात को समझ लो कि फॉरेन की डुप्लीकेट और नल हो सकती है, बाकी वन टू मैनी रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है। जब टेबल वन का एक रिकॉर्ड मेरी टेबल टू के कई सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड हो तो उसे वन टू मैनी कहेंगे। या जब मेरी, मान के चलो टेबल टू का एक रिकॉर्ड, अगर मैं उल्टा कर दूं केस, टेबल बी को मैं बना देता ये वाली टेबल कस्टमर आईडी और नेम वाली, और इसको बना देता मैं टेबल ए, तो फिर क्या होता, उल्टा हो जाता, इसका वन रिकॉर्ड और इसके मैनी रिकॉर्ड हो जाते। तो वही, जब मेरी टेबल टू का एक रिकॉर्ड टेबल वन के कई सारे रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो तो उसे हम कहेंगे वही वन टू मैनी हो जाएगा वो भी। पर किसी भी टेबल का मतलब एक टेबल को तो एक ही रिकॉर्ड जाएगा, लेकिन दूसरी टेबल के कई सारे रिकॉर्ड जा सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं,
ठीक है, अब हम समझते हैं ये मैनी टू मैनी क्या होता है। मैनी टू मैनी भी बेटा बहुत आसान है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझने के लिए फिर से हमें कुछ नया क्राइटेरिया ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लिया है वो मैंने, ये रहा। आइए अब क्या है, हम बच्चों और टीचरों की बात करेंगे। ठीक है, तो है मेरे पास यहाँ पर एस आई डी कॉलम है और एक एस नेम कॉलम है। वन, S2, S3 ये मेरे बच्चों की आईडी और ये उनका नाम है। ऐसे ही मेरे पास एक टीचर की डिटेल्स का कॉलम है। टीचर में भी वही, क्या, TID और T नेम। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स की आईडी और टीचर्स का नेम है मेरे पास। ओके, T2 और TB, और एक और रो बना दे रहा हूँ इसमें, T3 और TC। ऐसा कोई इसमें मेरे पास डाटा है। अब मैंने एक और टेबल इसमें क्या बना दी, जिसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि किस बच्चे को कौन कौन सा टीचर पढ़ा रहा है या कौन कौन सा टीचर किस किस बच्चे को पढ़ा रहा है। वो मैंने कैसे बताया, एक तरफ मैंने लिख दिया SID, एक तरफ मैंने लिख दिया TID। इस टेबल को मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ, जब भी तुम्हें वन टू वो सॉरी मैनी टू मैनी का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो पाएगा अच्छे से। ओके, ठीक है, अब ठीक है। मैंने कहा ये जो मेरा S1 वाला बच्चा है ना, ये T1 वाले टीचर से भी पढ़ता है, और ये जो S1 वाला बच्चा है ये T2 वाले टीचर से भी पढ़ता है। अब जो S2 वाला बच्चा है वो T3 वाले टीचर से पढ़ता है। अच्छा, और पता है ये जो S3 वाला बच्चा है ये भी T1 वाले टीचर से पढ़ता है। इतनी बात मैंने तो बता दी। अब इसको ऐसे समझो, तुम्हारा सेक्शन है A क्लास का, तुम्हारे स्कूल में और भी सेक्शन है B C D। अब क्या होता है, एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं, या ऐसे समझते हैं सिंपल, और बच्चों को भी मारो गोली, तुम हो अकेले बस, ठीक है, तुम स्टूडेंट हो। अब एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं, तो भाई ये टीचर कई सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, एक टीचर कई सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, और अब ऐसा तो है नहीं वही टीचर तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता हो, भाई तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कई सारे टीचर आते होंगे ना कि नहीं। तो तुम जो बच्चे हो, जो एक बच्चा है क्लास का, वो कई सारे टीचर से पढ़ पा रहा है। मतलब दोनों से भैया, जैसे ऊपर क्या था, ऊपर तो एक ही तरफ आता भाई, टेबल ए की एक रो और टेबल बी के मैनी कॉलम, लेकिन यहाँ तो दोनों ही तरफ चल पा रहा है मामला, कि एक टीचर कई सारे बच्चों को पढ़ा रहा है और एक बच्चा भी कई सारे टीचर से पढ़ पा रहा है। मतलब जब मेरे को बदलने की जरूरत ना हो टेबल्स में, मैं इससे भी वन टू मैनी बना सकूं और इसका वन और इसका मैनी भी कर सकूं, तब बेटा जो रिलेशनशिप बनता है वो कहलाता है मेरा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। समझे मेरी बात को। जब टेबल वन का एक कॉलम टेबल टू के कई सारे कॉलम टेबल टू के कई सारे कॉलम्स को रिलेट करता हो, एंड टेबल टू का एक कॉलम टेबल वन के कई सारे कॉलम्स को रिलेट करता हो, तब बेटा जो रिलेशनशिप बनेगा उसे मैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहूंगा। ठीक है, तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या है भैया, मेरी फॉरेन की अब क्या होगी, प्राइमरी की क्या होगी, वो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें इतना समझना है कि मैनी टू मैनी है क्या। ओके, तो तुम्हें तीनों प्रकार के रिलेशनशिप क्लियर हो गए। वन टू वन में कुछ नहीं, टेबल वन का एक रिकॉर्ड टेबल टू के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा, और टेबल टू का एक रिकॉर्ड टेबल वन के भी सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा। ऐसे ही वन टू मैनी में टेबल वन का एक रिकॉर्ड टेबल टू के एक कई सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड हो सकता है बस। लेकिन मैनी टू मैनी में क्या, टेबल वन का एक रिकॉर्ड टेबल टू के कई सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड है, और टेबल टू का एक रिकॉर्ड टेबल वन के कई सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो तुम समझ जाओगे कि ये जो T1 वाला टीचर है ये किस किस को पढ़ा रहा है, ये S1 वाले बच्चे को भी पढ़ा रहा है, या S3 वाले को भी पढ़ा रहा है। और फिर तुम एक और बात समझाओगे, ये जो S1 वाला बच्चा है ये भैया T2 वाले टीचर से भी पढ़ रहा है और T1 वाले टीचर से भी पढ़ रहा है। तो ये हो गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब बेटा मैं अभी इस वीडियो को एंड करूंगा एक आखिरी टॉपिक समझा के, जो कि है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये रिलेशनशिप से ही लगा हुआ टॉपिक है, तो इसे समझ लेंगे, अच्छा रहेगा, आगे के लिए कम रहेगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत सिंपल है बेटा। वो रूल्स जो बेटा रिलेशनशिप को लागू करने में मदद करते हैं, वो रूल्स जो रिलेशनशिप यानी रिश्ते को बनाने में, रिश्ते को लागू करने में काम आते हैं, मदद करते हैं, उनको ही बेटा हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। मतलब जैसे इंसानों में होता है कि भाई मैं कह रहा हूं इन दोनों ने शादी करी, यानी उस लड़के ने उस लड़की की मांग में सिंदूर भरा होगा तभी शादी हुई है,
इन दोनों ने एक अच्छी सी दावत भी दी होगी तभी शादी हुई है। और अब ये डिवोर्स लेंगे तो फिर लड़का लड़की को एलिमनी भी देगा, तभी शादी हुई है। ठीक है, तो क्या है, हर रिश्ते के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हर रिश्ता रूल पे टिका है। ऐसे ही हमारे जो डाटाबेस में रूल टेबल के बीच में रिलेशन बनते हैं, उनके भी कुछ रूल हैं। अब जो उन रूल्स होते हैं बेटा, उन्हीं रूल्स को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं, जिनकी मदद से रिश्ता टिका हुआ है, रिश्ता बन पाया है। पहला रूल इसमें बेटा सिर्फ दो ही रूल है, बहुत आसान है ये बात। पहला रूल क्या होता है कि जो वैल्यू मेरी प्राइमरी की में है वो मेरी फॉरेन की में भी होनी ही चाहिए। मतलब कहने का वही मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मेरी एस आई डी हो गई, यहाँ पर मेरा एस नेम हो गया, और दूसरी टेबल में मेरी एस आई डी हो गई, और यहाँ पर मेरा फादर का नेम हो गया। अब मैंने इसमें एस आई डी डाल दी 1 2 3, और इसमें डाल दिए 1 2 3 4, और यहाँ पर कुछ उनके पापा के नाम डाल दिए। अब तुम कहोगे ठीक है सर, सब बातें सही है, मगर ये बताओ ये फोर्थ वाला बच्चा आया कहाँ से? ये मेरे को स्टूडेंट के रिकॉर्ड में तो मिला नहीं है, हैं? अब तुम्हारी प्राइमरी की कौन सी थी? ये वाली। और तुम्हारी फॉरेन की कौन सी? ये वाली। वो क्यों? वो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आधार नंबर और बना दिया है, ठीक है, जो कि प्राइमरी की बन जाएगा। और तुम्हें बताया है मैंने फॉरेन की नल भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने फॉरेन की जिसको माना उसको मैं प्राइमरी की नहीं मानूंगा, अनटिल एंड अनलेस मुझे ये पक्का नहीं पता है कि वो डुप्लीकेट ना हो और नल भी ना हो। तो ठीक है, तो ये हो गई मेरी। अब ये फोर्थ वाला बच्चा कहाँ से आया सर, ये बताओ मुझे, जवाब दो तुम। रिश्ता तो ठीक है इनके बीच में बनाने चले, तुमने कहा इस बच्चे के जो नाम है, इससे हमें ये पता चल पाया इसे रोल नंबर को देख के कि यहाँ पर उसके पिताजी का नाम ये होगा। लेकिन अभी बताओ ये चौथा बच्चा कहाँ से आया? तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ सकता है, कहीं सर ने मुझे ये दूसरे स्कूल की डिटेल तो नहीं दे दी? कहीं दूसरे स्कूल के बच्चों के रोल नंबर और उनका नाम, पिताजी का नाम तो नहीं दे दिया? इससे क्या हो रहा है बेटा, रिश्ता नहीं बन पाएगा इन दोनों के बीच में। ये पता चले किसी एक स्कूल का, ये पता चले किसी दूसरे स्कूल का। तो इसलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लागू होना जरूरी है, तभी रिश्ता बन पाएगा बेटा। हर चीज को लॉजिक से जोड़ के समझो, आसानी से समझ आ जाएगी। मतलब पहला रूल ये कहता है बेटा, जो वैल्यू मेरी प्राइमरी की में है वो मेरी फॉरेन की में, वो जो जो मतलब मेरी वैल्यूज प्राइमरी की में है, सिर्फ वही वैल्यूज फॉरेन की में होनी चाहिए। उनके अलावा कोई वैल्यूज अगर फॉरेन की में होगी तो वो रिश्ता नहीं बन पाएगा। दूसरा रूल होता है, अगर मैं प्राइमरी की से कोई वैल्यू डिलीट करना चाह रहा हूं, अगर मैं चाह रहा हूं प्राइमरी की से कोई वैल्यू डिलीट करूं, तो फर्स्टली मुझे बेटा उस वैल्यू को देखना है फॉरेन की में है या नहीं, और अगर है तो वहां से मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तभी मैं उसे प्राइमरी की से डिलीट कर पाऊंगा। मान के चलो, क्या पता यहाँ पे पहले चौथे बच्चे का रिकॉर्ड हो, लेकिन वो फिर स्कूल छोड़ के चला गया हो, उसने स्कूल लीव कर दिया हो। अब यहाँ पे अभी भी उसका पिताजी का नाम पड़ा हुआ है, अब मैं उसके पिताजी के नाम का यहाँ करूँ क्या, या उस बच्चे के रिकॉर्ड का यहाँ करूँ क्या? तो इसीलिए बेटा, अब मुझे देखो डाउट पैदा हुआ कि नहीं हुआ, मेरी एक भूल की वजह से, कि मैंने यहाँ पर वो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया फॉरेन की से, इस टेबल से, तो मेरे को क्या लगने लगा, यार ये तो दोनों अलग अलग स्कूल का डेटा है। तो इसीलिए मुझे डाटाबेस ऐसा करने की अनुमति देता ही नहीं है। वो कहता है ठीक है, तुम्हें अगर रिश्ता बनाया और तुम्हें प्राइमरी की से कोई वैल्यू हटानी है, डिलीट करनी है ना, तो एक काम करो, पहले उसे फॉरेन की से करके आओ। नहीं तो फिर तुम बाद में मुझसे ये आके कहोगे कि तुमने डाटाबेस को कंसिस्टेंट नहीं रखा, इनकंसिस्टेंट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब बेटा कोई भी रिलेशनशिप इन दोनों रूल्स को फॉलो करता है, तभी वो रिलेशनशिप बन पाता है, या तभी वो लागू हो पाता है। वरना जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें तुम क्वेरी लिख के ये सब काम करते हो, वो तुम्हें एरर देने लगेगा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मान के चलो प्राइमरी की वैल्यू डिलीट कर दी और फॉरेन की में पड़ी रहने दी, फिर एरर। तुमने कोई वैसी वैल्यू फॉरेन की में डाल दी जो प्राइमरी की में है ही नहीं, तो फिर एरर। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ तक की बातें समझ आई होंगी। अगली वीडियो में हमें बस एसक्यूएल शुरू करनी है, एसक्यूएल की कमांड्स ही देखनी है और कुछ नहीं है, कोडिंग ही रहने वाली है। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर देना। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू, थैंक यू, जय भोले की।